ಎಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಭಾಷಣದತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ? The parade commander has given the salute and is returning to his position, and thereafter, soon he will order the parade to Vishram in a few seconds from now. Parade commander, ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. We now have the Republic Day message by the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot. मैं 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कर्नाटक के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक दिनों में से एक है। यह वह दिन है जब हजारों वर्षों से विकसित राजतंत्र और 17वीं शताब्दी से अस्तित्व में आए औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसी दिन नए भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने औपनिवेशिक और पुरातन भेदभावपूर्ण कानूनों को त्यागते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सभी की समानता की घोषणा की। असंख्य लोगों ने नए भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने औपनिवेशिक और पुरातन भेदभावपूर्ण कानूनों को त्यागते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सभी की समानता की घोषणा की। असंख्य लोगों ने गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए बलिदान दिए और अपने प्राण न्यौछावर किए। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदियों तक संघर्ष कर हमें न्याय और स्वतंत्रता दिलाई। आइए हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों का परिश्रम व्यर्थ न जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने स्वतंत्रता को 3 रूपों में परिभाषित किया: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा, हमें किसी भी परिस्थिति में केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना होगा। सामाजिक लोकतंत्र जीवन का ऐसा तरीका है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत मानता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। समानता के बिना स्वतंत्र कुछ लोगों को अनेक लोगों को पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति देगा। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी और बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता एवं समानता स्वाभाविक रूप नहीं ले सकेगी। कर्नाटक सरकार संविधान में निहित इन तीनों सिद्धांतों को प्राथमिकता के रूप में मानती है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक समुदाय की आवाज को सुनते हुए न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन उपायों से कर्नाटक में राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता उत्पन्न हो रही है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य ने आर्थिक गतिशीलता प्रदान करने और सबसे पिछड़े वर्गों को सशक्त करने हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य प्रतिवर्ष
सार्वजनिक कल्याण के लिए विशेष रूप से रुपए 1.1 लाख करोड़ व्यय कर रहा है। गारंटी योजनाओं के अंतर्गत अब तक रुपए 1.13 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अध्ययनों से 1.1 लाख करोड़ व्यय कर रहा है। गारंटी योजनाओं के अंतर्गत अब तक रुपए 1.13 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है और परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाओं में नया आर्थिक और सामाजिक उत्साह उत्पन्न हुआ है। कर्नाटक उन चुनिंदा राज्यों में है जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बेहतर बना हुआ है। इसके साथ ही सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु देश में प्रथम स्थान पर है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। पारिवारिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के 1.37 करोड़ परिवारों को किसी न किसी सरकारी योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मध्यवर्ती संस्थानों को समाप्त कर लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पर आधारित गारंटी योजनाओं से महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। इन कार्यक्रमों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर पोषण और आत्मनिर्भर जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही अक्का टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 25 से अधिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इन सब के अलावा कर्नाटक ने महिला कर्मचारियों की सेहत और भलाई को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। महिला कर्मचारियों को सालाना 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश दिया जा रहा है। साथ ही कर्नाटक रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। 2025-26 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 83,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेंगलुरु में लगभग रुपए 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जो आने वाले दिनों में विकास को गति देगी। कर्नाटक सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, संचार उपकरण और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कई वैश्विक कंपनियां यहां निवेश कर रही है। विकास को गति देने के लिए कानून व्यवस्था के साथ साथ संपत्ति अभिलेखों की शुद्धता आवश्यक है। इस दिशा में राज्य निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्व न्यायालय में लंबित 80% से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। राजस्व न्यायालय को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। 51,163 कौड़ी पूर्ण की गई है और अभिलेख अद्यतन किए गए हैं। 4,050 गैर अधिसूचित गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है और 1,11,111 लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र प्रदान किए गए हैं। 1 लाख और स्वामित्व पत्र वितरण के लिए तैयार है। किसानों के हितों की रक्षा हेतु राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जनता की सुविधा के लिए बी खाता को ए खाता में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। ई स्वत्तु प्रणाली लागू की गई है। प्रशासन को सरल और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए भवन सेटबैक में समयानुकूल संशोधन किए गए हैं। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बनकर उभर रहा है।
यहाँ बड़ी संख्या में चिकित्सा, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, कृषि, बागवानी और प्रबंधन महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, सरकारी विद्यालयों में एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही है। राज्य में लगभग 8.5 लाख बच्चे आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफेसर सुखदेव थोराट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन की जा रही है। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में शिक्षा सुधार हेतु अक्षरा आविष्कार योजना लागू की जा रही है। डॉक्टर छाया देगांवकर की अध्यक्षता में गठित समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वर्तमान में वहां 300 क्रांतिकारी मॉडल के कर्नाटक पब्लिक स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। राज्य कौशल आधारित शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। इसके अंतर्गत नए जीटीटीसी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्किल पार्क और एमएसडीसी स्थापित किए जा रहे हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी कौशल शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कर्नाटक अग्रणी है। जनसंख्या के अनुपात में राज्य में सर्वाधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है। सरकार इन मेडिकल कॉलेजों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी लगातार कर रही है। बेंगलुरु, मैसूर, कलबुर्गी, हुबली, धारवाड़, बेलगावी, बेंगलुरु, दावणगेरे, उडुपी, शिवमोगा और तुमकुर स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर स्वास्थ्य निरीक्षण की नई योजनाएं शुरू की है। कुपोषण उन्मूलन हेतु कई पहल की गई है। खाद्य मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसे गंभीर अपराध माना जा रहा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण राज्य विदेशी निवेश आकर्षित करने में अग्रणी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय देने में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कुवेंपु जी के आशय के अनुसार सर्व जनांगदा शांतियां टोटा की भावना से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु भारी हेलमेट के स्थान पर नए पिक कैप प्रदान किए गए हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिली है। नए युग में ड्रग्स नामक मानव विरोधी और विनाशकारी अभिशाप हमारे युवाओं को बलि का बकरा बना रहे हैं, बलि का शिकार बना रहे हैं। इसे रोकने के लिए राज्य ऐसे कानून बना रहा है जिनके तहत इस अभिशाप के लिए जिम्मेदार लोगों को मानव हत्या के समकक्ष अपराध करने वाला मानते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए 33 नए लिखित प्रावधानों को अपनाते हुए कर्नाटक निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, बिजली, पीने का पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बेंगलुरु महानगर के विकास के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बड़े पैमाने की योजनाएं बनाई गई है। व्यवस्थित मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। 110 गांवों को कावेरी फेज 5 परियोजना के तहत पानी की आपूर्ति शुरू की गई है। बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर का विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। शहर की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है। राज्य की 227 स्थानीय संस्थाओं को के क्षेत्र में रुपए 9,574 करोड़ की लागत से पीने के पानी की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। रुपए 3,885 करोड़ के अनुमानित लागत बजट के साथ
मुख्यमंत्री अमृत नगरोत्थान चरण 4 योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा न सोए, आवश्यक स्थानों पर इंदिरा कैंटीन की स्थापना की जा रही है। विकेंद्रीकरण सूचकांक के में कर्नाटक पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ग्राम पंचायतों की स्वावलंबन क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। जनता की संपत्ति संबंधी अभिलेखों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ई स्वत्तु सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। स्थानांतरण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। यह प्रसन्नता का विषय है कि कई विभागों के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां काउंसलिंग के माध्यम से ही हो रही है। कर्नाटक ने कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ बुनियादी ढांचों के समग्र विकास गतिविधियों को भी अपनाया है। हवाई अड्डों, उपनगरीय रेलवे परियोजनाओं और जल मार्गों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुपये 23,094 करोड़ के बजट के साथ साथ राज्य समुद्री और जलमार्ग मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक जल परिवहन विकास नीति 2024 लागू कर दी गई है। श्रमिक राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माता है। राज्य सरकार का मानना है कि श्रमिक कल्याण राष्ट्रीय कल्याण है। निर्माण और अन्य श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए 42 आवासीय स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इन श्रमिकों के आश्रितों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने हेतु राज्य के 5 जिलों में 6 आवासीय परिसर बनाए गए हैं। इस वर्ष 14.34 लाख निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण सहित उनके कल्याण के लिए 1,115 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जन केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए जन अनुकूल कानून बनाना आवश्यक है। वर्ष 2025 में 76 अधिनियम लागू किए गए हैं। राज्य के कानूनों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 1957 से अब तक किए गए सभी संशोधनों विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 105 नियमों को समेकित कर 2025 में प्रकाशित किया गया है। सरकार राज्य के सभी मंदिरों की संपत्तियों का सर्वेक्षण कर रही है। अतिक्रमणों को हटाकर उन्हें मंदिरों को पुनः सौंप रही है। इसके लिए रुपये 15 करोड़ के आवंटन के साथ भू वराह योजना बनाई गई है। राज्य के तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए तिरुपति में कर्नाटक भवन रुपये 200 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। अंजनाद्री पर्वत पर समग्र विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर पुजारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तत्कालिक वार्षिक भत्ता रुपये 60,000 से बढ़ाकर 72,000 रुपये प्रति वर्ष किया गया है। सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए बिजली की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने गृह ज्योति योजना लागू की है, जिसके तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य में कई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी लागू की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में 28,000 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। इस वर्ष 41,208 वितरण ट्रांसफार्मर, 10,943 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन और 6,382 किलोमीटर लो टेंशन लाइन स्थापित की गई है। 11,727 बोरवेलों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। निजी कंपनियों से 3,704 मेगावाट बिजली खरीदने के समझौते किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों ने लगभग 4,794 मेगावाट नई बिजली उत्पादन योजना तैयार की है। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। हमारे संविधान ने संघ और राज्यों के बीच संप्रभु शक्तियों का वितरण किया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हित में संघ को अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए संविधान ने राज्यों की शक्तियों को मान्यता और सम्मान दिया है। इस प्रकार देश की विविधता को बनाए रखा है। इस शक्ति साझाकरण के सिद्धांत को अपनाकर संविधान के निर्माताओं ने हमें यह शासन प्रणाली दी है। उनका सपना था कि सशक्त राज्यों के माध्यम से एक सशक्त भारत का निर्माण किया जाए। इस संघीय ढांचे को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। संविधान के कारण ही हम शांति से रह रहे हैं। देश के अनगिनत लोग गहराई से मानते हैं कि यदि हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। इसी कारण संविधान दिन प्रतिदिन और अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, भले ही कोई संविधान कितना भी अच्छा हो क्यों न हो, यदि उससे कार्यान्वित करने वाले लोग असाधारण रूप से खराब हों तो संविधान भी खराब साबित होगा। और भले ही संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यदि उससे कार्यान्वित करने वाले लोग अच्छे हों तो वह अच्छा साबित हो सकता है। संविधान का कार्यान्वयन पूरी तरह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल राज्य के अंग प्रदान कर सकता है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन अंगों के कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व देश के लोग और वे राजनीतिक दल हैं जिन्हें लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के साधन के रूप में चुनते हैं। इसलिए लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जो संविधान की मूल भावना को समझकर कार्य करें और निरंतर प्रश्न और संवाद के माध्यम से लोकतंत्र को संरक्षित करें। इसी सिद्धांत और सलाह पर महात्मा गांधी ने भी बल दिया था। हमारे गणराज्य की असली ताकत विविधता में एकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गतिशीलता और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और उनके नेतृत्व में प्रारूपण समिति के प्रत्येक सदस्य ने इस राष्ट्र के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर आइए उन्हें याद करें, मिलकर काम करें और राष्ट्र की सेवा और प्रगति के लिए खुद को समर्पित करें। राष्ट्रीय एकता, समानता, अखंडता और समृद्धि प्राप्त करने में लोकतांत्रिक आदर्श हमें मार्गदर्शित करते रहे हैं। देश की भलाई में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना योगदान दें। आइए संविधान की शक्ति का उपयोग करते हुए सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध कर्नाटक और भारत का निर्माण करें और हमारे आदर्श गणराज्य प्रणाली को और सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। Ladies and gentlemen, let us move forward using the strength of the Constitution. ಇದೀವಿ ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಪಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಜಟಾಪಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೇನೆಂದರೆ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, 5 ಘೋಷಣೆಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
Yes. ನಾವು ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಧ್ವನಿ ಸರ್, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. 150 ವರ್ಷಗಳ ಆ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ ನೋಡುವಂತ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ